तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे निफ्टी 50 के पूरे 50 स्टॉक के एनालिसिस लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। 10 स्टॉक दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं और आज हम 11वें स्टॉक की यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों 11 नंबर का स्टॉक वो कौन सा है? तो दोस्तों वो स्टॉक है यहाँ पे टेक महिंद्रा। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे आज 4% स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिली। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या था? स्टॉक आगे किस तरह के रिटर्न देगा, स्टॉक के फंडामेंटल किस टाइप के, स्टॉक के टेक्निकल किस टाइप के हो रखे हैं, तो यहाँ पे सब कुछ आपको इस वीडियो में यहाँ पर दोस्तों बताया जाएगा। रिसेंटली हमने यहाँ पे एक वीडियो डाली थी आईओसी के बारे में। आईओसी में यहाँ पे लॉन्ग टर्म करना सही है या नहीं है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं कि टेक महिंद्रा यहाँ पर किस टाइप की कंपनी है और यहाँ पे आगे फ्यूचर ग्रोथ किस टाइप की यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर मैं बात करते हैं टेक महिंद्रा के मार्केट कैप कितनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक महिंद्रा की मार्केट कैप है 1,53,641 करोड़। हाई स्टॉक ने लगाया था 1630 रुपये का, लो लगाया था 820 रुपये का। स्टॉक का यहाँ पे पी चल रहा है 30.2 का, आरओसी है 23 की, आरओई है 19 की और यहाँ पे बुक वैल्यू है 259 रुपीज़ और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है 0.95%, फेस वैल्यू यहाँ पर 5 रुपीज़ है। तो दोस्तों डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास है। 1% कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो मैंने आपको हमेशा बोला अगर कोई भी डिविडेंड यील्ड आपको कंपनी की 1% के आसपास या फिर 1% से ज़्यादा मिलती है तो कंपनी यहाँ पे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी होती है ऐड करने के लिए, ताकि आपको यहाँ पर जो डिविडेंड है वो अच्छा खासा टाइम टू टाइम यहाँ पर दोस्तों मिलता रहे। साथ ही आरओसी और आरओई की बात करें तो आरओसी आरओई में मैंने बोला आपको 30% के आसपास अगर आपको आरओसी मिलती है तो वो कंपनी में काफ़ी एक्सीलेंट मानी जाती है। तो उसी में आप यहाँ पर देखते हैं कि इसकी आरओसी जो है वो 23% है, ठीक है, और आरओई जो है इसकी 19% है। तो यहाँ पे इसको एक्सीलेंट तो नहीं कहेंगे पर यहाँ पे गुड कैटेगरी के अंदर ज़रूर रखेंगे, क्योंकि 20 के आसपास आपको मिल रही है इसकी आरओसी है, तो 20 के आसपास जो आरओसी मिल रही है वो यहाँ पर गुड कैटेगरी के अंदर रखी जा सकती है कि कोई इतनी बुरी भी इसकी यहाँ पे हालात नहीं है, ठीक ठाक है, बढ़िया है एकदम। अब दोस्तों यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि स्टॉक का जो पी है वो 30 का हो रखा है, तो क्या 30 का पी इनफ है, क्या सही है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है? तो दोस्तों यहाँ पे पता चलेगा आपको इसके। अगर हम पी रेशो चेक करते हैं, मीडियन पी रेशो पिछले 5 साल का, तो पिछले 5 साल का मीडियन रेशो निकल के आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 का, ठीक है। मीडियन पी यहाँ पे निकल के आता है 17 का। और अगर हम बोले कि कब तक का है तो आप देखते हैं 5 साल की बात हो रही है, ठीक है। 5 साल का पी रेशो है ये, यहाँ पे देख सकते हैं आप पी रेशो 5 साल का 17 निकल के आता है। फिलहाल स्टॉक का पी कितना चल रहा है 30, तो यानी कि स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे महंगा ज़रूर हो गया है, ठीक है। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कंपनी की परफॉर्मेंस किस टाइप की चल रही है, ठीक है, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो देखते हैं यहाँ पे प्रोज जो है, कंपनी के रिड्यूस डेप्ट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड। मैंने आपको बोला कि 1% के आसपास है तो हेल्दी है, तो यहाँ पे भी आ रहा है कि हेल्दी डिविडेंड है। द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 7.40%। चलो वो तो हम इसके नंबर्स चेक कर लें किस टाइप के इसके नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट की। दोस्तों यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म की हम बात नहीं करते। तो यहाँ पे हम इसके ईयर ऑन ईयर यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि साल दर साल यहाँ पे कंपनी किस टाइप का परफॉर्मेंस दे रही है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कंपनी ने 2010 में किस टाइप का परफॉर्म किया था, तो सेल हुई थी दोस्तों 4625 करोड़ की, ठीक है, जो कि यहाँ पे 4000 करोड़ से यहाँ पर हो गई है 40,000 करोड़ की। तो इसने पिछले 10 सालों में कंपनी यहाँ पे जो सेल है 10 गुना कर चुकी है। 4000 करोड़ से कंपनी की सेल जो है 40,000 करोड़ हो गई है। तो एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट अगर हम बात करते हैं 2010 की, तो नेट प्रॉफिट 700 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था और वहीं 700 करोड़ का नेट प्रॉफिट अब कितना हो गया 5000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली। तो देखो सेल तो 10 गुना बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 10 गुना नहीं बढ़ा है, प्रॉफिट थोड़ा नीचे ही चल रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पे लगभग आप बोल सकते हो कि 7 गुना के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखा और जो सेल है वो 10 गुना के आसपास बढ़ती हुई देखने को मिली। तो कंपनी की परफॉर्मेंस ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी ही दिख रही है, कोई ज़्यादा खराब नहीं है। यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखते हैं 41, 45 एंड 52 ईपीएस यहाँ पर हो रखा है। उसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपाउंडेड सेल ग्रोथ मैंने आपको बोला 10 साल की अच्छी रही, तो यहाँ पे 22% रही। 22% जो सेल ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ कम दिखी तो बिल्कुल सही है, 16% यहाँ पर देखने को मिली। स्टॉक प्राइस CAGR 26% का रहा, ठीक है।
उसके बाद इसका अगर हम बैलेंस शीट चेक करें, बैलेंस शीट किस टाइप की आती है निकल के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के पास रिजर्व जो है 24,714 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व है। और वहीं इसकी बोरोइंग जो है 2,612 करोड़ की है। तो यानी कि कंपनी की जो बोरोइंग है वो काफ़ी कम है रिजर्व से एज़ कम्पेयर। तो आप बोल सकते हैं कंपनी जो है डेट फ्री के आसपास है, क्योंकि जैसे ही कंपनी अपना ये डेब्ट जो है चुकाना चाहे तो आराम से यहाँ से चुका सकती है। 24 से अगर हम 2600 निकाल भी दें तो लगभग यहाँ पे आपके 22,000 21,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली बच जाएंगे। ठीक है, तो यानी कंपनी आप बोल सकते हो कि वर्चुअली डेट फ्री कंपनी दिखाई दे रही है। फिक्स एसेट की बात करें तो 9,754 करोड़ के फिक्स एसेट है, जो कि लगातार ऑलमोस्ट बढ़ ही रहे हैं, 7,000 से 8,000, 9,000, 9,754। ठीक है, CWIP अंडर द कंस्ट्रक्शन फिक्स एसेट भी ज़रूर है 170 करोड़ के, तो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिक्स एसेट और ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसका कैश फ्लो, तो आप देखते हैं कि कैश फ्लो भी इसका पॉजिटिव में ही रहा है। कैश की कोई कमी नहीं है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 8,000 करोड़ का 2021 में जनरेट हुआ, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, अच्छी खासी है। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न किस टाइप का दिखाई दे रहा है, तो आप देखते हैं कि 35.70% की प्रमोटर की होल्डिंग है और वहीं एफआई की होल्डिंग है 35.55 की। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे दिसंबर तक तो 39% एफआई की होल्डिंग थी, तो एफआई यहाँ पे धीरे धीरे अपना थोड़ा पैसा कम कर रहे हैं। एफआई का दोस्तों ऐसे ही होता है कि पहले किसी सेक्टर में यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाते हैं, उसके बाद जब सेक्टर अप चला जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से डीआई भी करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीआई की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डीआई ने अपनी यहाँ पे 14% से 16.5 और 16 से 16.90 यहाँ पर अपनी होल्डिंग कर दी है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट की होल्डिंग बात करें 0.17% है, पब्लिक के पास 11.67% यहाँ पे होल्डिंग दिखाई दे रहा है, जिसमें से यहाँ पे एनपीएस ट्रस्ट एलआईसी पेंशन फंड के पास 1% की यहाँ पे होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल यहाँ बोल सकते हैं कि पब्लिक के पास जो है 10% के आसपास होल्डिंग है, बाकी 90% जो है वो सेफ हाथों में दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रमोटर एफआई और डीआई के पास। तो देखो दोस्तों कुछ चीज़ें क्लियर हो गई कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न सेफ है। ठीक है, दूसरा कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, प्लस यहाँ पे जो सेल हुई पिछले 10 सालों में अच्छी खासी देखने को मिली। प्रॉफिट भी कंटिन्यूस लगातार ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी अच्छी है, कंपनी डेट फ्री है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हाँ अगर हम इसमें पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है, पर अब बात आती है कि टेक्निकल किस टाइप के हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, इंसान के दो ही जगह पैसे बर्बाद होते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट में। पहला, अगर वो किसी अच्छी कंपनी को बहुत हाई प्राइस पे खरीद ले, और दूसरा या फिर वो ख़राब कंपनी को खरीद ले। ठीक है, तो कंपनी तो अब अच्छी हो गई, अब इसका प्राइस चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो टेक्निकल की तरफ चलेंगे। अब दोस्तों हम आ गए यहाँ पे चार्ट पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 डे की कैंडल लगी हुई है। ठीक है, करंट प्राइस चल रहा है 1583 रुपये का, 1583 रुपीज़। मनी फ्लो यहाँ पर हो रखा है 62 का, और साथ ही यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज निकल के आता है 1213 रुपये का। ये जो रेड से दिख रहा है इसका 200 डीएमए है, और ये जो आपको लाइट ग्रीन से दिख रहा है 1470 रुपये, ये इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रिसेंटली अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टॉक ने अपना रिसेंटली हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक ने अपना हाई कितना लगाया था, यहाँ पे लगाया इसने 1630 रुपये, उसके बाद स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करा और स्टॉक आ गया काफ़ी नीचे। ये लगभग यहाँ तक स्टॉक आ गया, अपने 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका था, 1470 रुपये के आसपास आया। उसके बाद स्टॉक ने फिर यहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई और यहाँ पे 1583 रुपये के आसपास यहाँ पे स्टॉक चलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस की बात करूँ, स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या है, रिसेंटली अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ कि रेजिस्टेंस क्या है, तो सिर्फ इसका एक ही रेजिस्टेंस है जो कि इसने रिसेंटली बनाया था 1630 रुपये का। अगर ये 1630 रुपये का रेजिस्टेंस यहाँ पे तोड़ देता है, जो इसने यहाँ पर बना रखा है, अगर ये तोड़ देता है तो यहाँ से स्टॉक के हाई जाने के चांसेस हैं, काफ़ी ऊपर तक स्टॉक जा सकता है। अब कितनी ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने हाई पे ही था। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे था। अब यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए मैं आपको एनालिस्ट की रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रभुदास लीलाधेर ने 26 अक्टूबर 2021 को बोला कि यहाँ पे टारगेट प्राइस जो है यहाँ पे टेक महिंद्रा का वो 1862 रुपये है। मैंने आपको कहा कि 1630 रुपये को तोड़ेगा तो यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, तो 1862 रुपये तक की उम्मीद है। उसके साथ ही यहाँ पे एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ने बोला कि 1870 रुपये जाएगा। ठीक है, अब देखना यह है कि ये उम्मीद पर कितना खरा उतरता है स्टॉक, क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ट्रेडिंग डे में यहाँ पे अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद जो आज का आया यहाँ पे 4% अब देखने को मिला। ठीक है, तो यानी कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर बुलिशनेस थी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दी, और यहाँ पे यह गेनर भी रहा। ठीक है, टॉप गेनर भी यहाँ पे स्टॉक रहा। लेकिन सारे दोस्तों मैं बता दूँ कि स्टॉक जब भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज पर आता है तब सपोर्ट लेता है। ठीक है,
क्योंकि रेजिस्टेंस की तो बात हो गई कि 1630 रुपये का रेजिस्टेंस है और जो ऊपर का टारगेट है वो 1870 रुपये तक यहाँ पे जा सकता है, उम्मीद यही है। लेकिन रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, स्टॉक ने ये टच किया, काफ़ी दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर अपना हाई बनाया, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं थोड़ा सा प्रीवियस जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक ने इससे पहले भी यहाँ पर, ठीक है, इससे पहले भी स्टॉक ने अपना 50 मूविंग एवरेज को टच किया, ये देख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट देख सकते हैं, ये सपोर्ट देख सकते हैं, और उसके बाद जो हाई बनाया वो भी ये देखने लायक था। तो यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिला कि स्टॉक अपना 50 मूविंग एवरेज को टच करता हुआ चलता है, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के साथ साथ चलता है, उसको टच करके अपना हाई बनाता है, यानी कि 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पर सपोर्ट की तरह यहाँ पर इसका अक्सर काम करता हुआ देखा गया है, ठीक है। इससे पहले आप थोड़ा सा पहले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक ने ये सारे सपोर्ट लिए, 50 मूविंग एवरेज का फिर एक हाई बनाया। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, जिस तरह से स्टॉक ये चलता है, या फिर जिस तरह से यहाँ पर जो इसका सपोर्ट बनता है 50 मूविंग एवरेज का, तो वो निकल के आता है 1470 रुपये का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक का यहाँ पे 1470 रुपये का यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज निकल के आता है। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1583 रुपये का। तो सही बाइंग प्राइस दोस्तों इसका यही होगा जब स्टॉक अपने 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पर टच करने के लिए आएगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही बता दूँ, देखो 50 मूविंग एवरेज को टच करने आया, आपने बाइंग करी 1470 पे, ठीक है। लेकिन लम सम इन्वेस्टमेंट कभी मत करना, लम सम इन्वेस्टमेंट कभी मत करना, क्योंकि अगर आप लम सम इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके बाद आप यहाँ पे बाय ऑन डिप की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो यहाँ पर खो देते हो। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर यहाँ पे जैसे हमने 50 मूविंग को यहाँ पे टच किया और स्टॉक प्राइस 1470 रुपये था, आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय करी और उसके बाद पूरी मार्केट के अंदर प्रेशर आ गया, पूरी मार्केट के अंदर प्रेशर आ गया, पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा, पूरी मार्केट यहाँ पे 2% करेक्शन पे आ गई, 3% करेक्शन पे आ गई, तो आप क्या करोगे? ऐसा तो नहीं है कि अगर मार्केट पूरी करेक्ट होती है तो जो स्टॉक्स हैं वो 4%, 3% या फिर ऊपर भागते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक अक्सर टूटते हुए देखे जाते हैं। तो बात ये आती है कि जब मार्केट टूटती है, मार्केट पूरा प्रेशर में है, तो स्टॉक कहाँ तक यहाँ पर नीचे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ तक अक्सर जाते हुए देखे गए हैं। दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कभी इन्वेस्टमेंट करना है तो हमेशा ये देखो कि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ मिल जाए। इसका 200 मूविंग एवरेज निकल के आता है 1213 रुपये का। अगर ये स्टॉक आपको 1213 रुपये के आसपास मिल जाता है, जिसमें आप बोल सकते हो कि इसको आप 1220 रुपये पे ले लो या फिर 1200 रुपये पे ले लो, 10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक मिलता है या फिर थोड़ा सा और नीचे मिल जाता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो है आपको ग्रोथ देखने को स्टॉक के अंदर मिलती है। तो फिलहाल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पहली अगर इसके अंदर बाइंग बनती है तो 50 मूविंग एवरेज पर बनती है, जो कि 1470 रुपये के आसपास आता है। अगली जो बाइंग बनती है इसकी 200 मूविंग एवरेज के आसपास बनती है, जो कि 1213 रुपये का आता है। तो इसकी ये दो बाइंग प्राइस है कि आपने यहीं पे बाय करना है। उसके बाद ही यहाँ पे आपको जो रिटर्न है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। उसी के साथ अगर आप यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर स्टॉक यहाँ पे 1630 रुपये का अपना जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ देता है, 1630 रुपये का स्टॉक ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया और स्टॉक ने मान लो क्लोजिंग दी 1640 रुपये पे, एग्जाम्पल 1640 रुपये स्टॉक ने क्लोजिंग दी 1630 रुपये का रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद। अगले दिन जो स्टॉक कैंडल बनी, अगले दिन जो ट्रेडिंग हुई, वहाँ पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी 1660 रुपये, ठीक है। स्टॉक ने लो बनाया 1640 रुपये का, ठीक है। तो यानी कि आपने देखा कि यहाँ पे 2 दिन की जो कैंडल्स है वो लगातार ऊपर बनी, ठीक है, ऊपर ही आपको देखने को मिली। तब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि स्टॉक ने रियल ब्रेकआउट किया है। जिस दिन स्टॉक ने यहाँ पे 1630 रुपये का अपने रेजिस्टेंस तोड़ा, मान लीजिए 1640 रुपये पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी, आपने उसी दिन बाइंग कर लिया अगर, तो अगले दिन अगर स्टॉक में गैप अप यहाँ पे ओपनिंग हो गई, गैप अप मतलब गैप डाउन ओपनिंग हो गई अगर यहाँ पर, तो वो फेक ब्रेकआउट होगा और आप वहाँ पर फंस जाएंगे। और कहाँ तक फंसेंगे उसका कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेगा, 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेगा या कहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेगा, उसका कुछ दोस्तों यहाँ पर पता नहीं होता कि स्टॉक किस तरह से यहाँ पर बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप ब्रेकआउट पे बाइंग करते हैं तो ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद ही बाय करना। पहला ट्रेडिंग सेशन देखना कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया उस दिन क्लोजिंग होने दो, उसके नेक्स्ट डे की कैंडल पे ज़रूर नज़र रखो कि नेक्स्ट डे कैंडल की जो क्लोजिंग आती है वो कहाँ पे आती है। उसके बाद यहाँ पे बाय सेल होल्ड जो भी करना है वो यहाँ पर करो। लेकिन अगर आप 200 मूविंग एवरेज के आसपास खरीदते हैं, जैसे कि रेड बता रहा हूँ मैं 1213 रुपये का, अगर यहाँ पे आप खरीदते हैं 12, मान लीजिए आपने 1213 रुपये भी खरीद लिया और स्टॉक यहाँ पर 1213 रुपये की जगह 1180 रुपये चला गया आपके बाइंग करने के बाद, तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन ज़रूर होती है कि अगर 200 मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे जाता भी है तो बहुत दिन नहीं टिकता,
मुश्किल से मुश्किल आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टॉक की जो रैली बनती है वो ऊपर की ही देखने को मिलती है, क्योंकि अच्छी कंपनी अक्सर 200 मूव एवरेज के नीचे रहती ही नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग लगा रखते हैं अपना 200 मूव एवरेज के आसपास। उसके बाद यहाँ पर जैसे स्टॉक यहाँ पर आता है उसके बाद उनके जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं ऑर्डर, तो यहाँ पे स्टॉक अच्छा खासा ऊपर का मूवमेंट बहुत जल्द दिखा देता है। तो सबसे बेस्ट प्राइस यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए 200 मूव एवरेज निकल के ही आता है। और ब्रेकआउट के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि 1-2 दिन आप कैंडल देखो, उसके बाद बाइंग करो। थोड़ा कम प्रॉफिट ले लो, 4% ले लो, 5% ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कन्फर्मेशन के बाद ही लो, क्योंकि फंसना एकदम बेकार है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगली वीडियो में।